जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाकर भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत ने उल्टा ट्रंप को झुका दिया। दोस्तों, बड़ा फैसला लिया है भारत ने ट्रंप के टैरिफ वॉर पर। भारत ने सख्ती दिखाते हुए अमेरिका के लिए डाक सेवाएं बंद कर दी है। दोस्तों, बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया अमेरिका को भारत ने, बताएंगे रातों रात। अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। साथ ही साथ 6G पर भी तेजी से काम कर रही है सरकार। सुनते ही ट्रंप की निकलने वाली है हेकड़ी कि भारत झुक क्यों नहीं रहा, मैं झुका रहा हूँ, दबाव डाल रहा हूँ, तब भी उल्टा भारत और मजबूत कैसे होता जा रहा है, बताएंगे दोस्तों। जयशंकर जी ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए कह दिया कि नहीं झुकेगा भारत। चीन पर तो तुम टैरिफ लगा ही नहीं रहे हो, जबकि वो सबसे ज्यादा तेल की खरीद करता है रशिया से, हम पर क्यों लगा रहे हो, हम नहीं आने वाले तुम्हारे दबाव में। दोस्तों, तो उधर डोनाल्ड ट्रंप फिर एक और नया और बड़ा दबाव बनाने जा रहा है भारत पर, बताएंगे इस सेक्टर पर भी लगाने वाला है टैरिफ। कौन सा होने वाला है वो सेक्टर दोस्तों, इसी बीच बताएंगे। इशाक डार पहुंचे बांग्लादेश, 13 साल बाद ढाका में पाकिस्तानी विदेश मंत्री। भारत की बढ़ सकती है दोस्तों टेंशन, पैनी नजर गड़ाए बैठा अपना भारत। तो वहीं इधर पहुंचा इशाक डार बांग्लादेश, तो उधर तार के नीचे से भारत में बड़ी घुसपैठ की कोशिश। दोस्तों, आज एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारत के लिए जो रशिया है वो अमेरिका कभी ना हुआ है ना कभी होगा, और अमेरिका जैसा दोगला कंट्री दूसरा कोई हो नहीं सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, तो बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद का असर अब आम लोगों तक पहुंच गया है। भारतीय डाक विभाग ने घोषणा की है कि वो 25 अगस्त 2025 से अमेरिका जाने वाली ज्यादातर डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर देगा, यानी टेम्परेरी रूप से बंद कर देगा। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग कर रखी है वे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। विभाग ने असुविधा पर खेद जताते हुए भरोसा दिलाया है कि सेवाएं जल्द बहाल करने का भी प्रयास किया जाएगा। अमेरिकी सरकार ने 30 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया, जिसमें $800 अमेरिकी के आयातित सामान पर दी जाने वाली टैरिफ छूट को वापस ले लिया। नए नियम 29 अगस्त से लागू होंगे, जिसके बाद अमेरिका पहुंचने वाले लगभग सभी सामान पर IPPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट टैरिफ के तहत सीमा शुल्क लगेगा। केवल $100 अमेरिकी तक की वस्तुएं ही छूट के दायरे में रहेंगी। यानी कि दोस्तों, भारत डाक विभाग ने जो फैसला लिया वो ये है कि 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी डाक बुकिंग अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी जाएंगी। केवल $100 अमेरिकी तक की वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से जारी रहेंगी। CBP और USPS से स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने के बाद ही सेवाएं दोबारा शुरू हो पाएंगी। यानी कि दोस्तों, अपना भारत भी जैसे को तैसा वाला जवाब देने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। अगर अमेरिका को यानी ट्रंप को यह लगता हो कि वो भारत पर लगातार दबाव बनाएगा और भारत उसका दबाव दम्भ झेलता रहेगा, तो शायद ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलती है। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत की नीतियां हमेशा से ही स्वतंत्र रही हैं। भारत देश किसी और देश की तरह बंधुआ देश नहीं है कि जो अमेरिका कहेगा वो भारत को करना पड़ेगा। भारत हमेशा से ही स्वतंत्र नीति फॉलो करता आया है और आगे भी ऐसा करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है कि आप भारतीय हैं तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखेगा दोस्तों। और इस बात के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है। तो अगली खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को भारत में निर्मित पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को लेकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि साल 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त 2025 को ये जानकारी दी है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में अपना संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर के घरेलू निर्माण का मौका दशकों पहले गंवा दिया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 50 से 60 साल पहले ही सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो सकता था, लेकिन भारत ने वो मौका गंवा दिया और वही स्थिति उसके आगे लंबे समय तक बनी रही। आज हमने इस हालात को बदल दिया है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित पहला सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर चिप इसी साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा। वहीं उन्होंने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में की जा रही कोशिशों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार का फोकस दुनिया में हो रही प्रगति के साथ अपने कदम मिलाने पर है। मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि मैं आपको भारत की एक और सफलता के बारे में बताना चाहता हूं। अपना भारत जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। भारत अब दुनिया के 100 देशों में इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने जा रहा है। इस सफलता से जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 2 दिन बाद मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भारत जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का पालन करता है वो आज दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालने की स्थिति में है। हम वैसे लोग नहीं हैं जो ठहरे हुए पानी के किनारे बैठकर उसमें कंकड़ फेंकते हैं। हम वो लोग हैं जो तेज बहती धारा को भी मोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान करके हर एक भारतीय को खुश किया है दोस्तों, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो कि बहुत ही लिमिटेड देश बनाती है जैसे कि ताइवान, चाइना, और अभी हाल ही में इनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिली थी दोस्तों, जिससे कि भारत में सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनने वाली या फिर इलेक्ट्रिकल चीजें बनने वाली सारी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए थे। और अब अगर ये भारत के बाजार में भारत का बनाया हुआ प्रोडक्ट बिकेगा दोस्तों, तो भारतीय सामान भी काफी हद तक सस्ते होंगे। वाकई में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया नेतृत्व के तहत। ऐसे में आप सभी लोग मेक इन इंडिया जरूर कमेंट में लिखिएगा। और आपको बता दें ये जवाब बहुत दूर तक गया है दोस्तों, ये ऐलान बहुत दूर तक गई है। इस ऐलान के बाद ट्रम्प की हेकड़ी निकलनी तो तय मानी जा रही है, वो भी तब जब वो भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन भारत दबने के बजाय और रिवाइव करता नजर आ रहा है और आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रम्प की हालत तो पतली होने वाली है। दोस्तों आपकी क्या है इस पर राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं जयशंकर जी ने भी कह दिया कि रूसी तेल के लिए चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाता अमेरिका, जबकि वो सबसे बड़ा खरीदार है रूसी तेल का। हम नहीं है, लेकिन हम पर टैरिफ लगाया जा रहा है, इसीलिए हम इस टैरिफ के दबाव में झुकने वाले नहीं। रशिया से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की नाराजगी पर जयशंकर जी ने सवाल उठाया कि जब चीन सबसे बड़ा रूसी तेल आयातक है तो उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। जयशंकर जी ने अमेरिका से जारी ट्रेड विवाद पर कहा कि भारत की 3 सख्त प्राथमिकताएं हैं: किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा, तेल आयात पर राष्ट्रीय हित और भारत पाकिस्तान रिश्तों में किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता का विरोध। उन्होंने कहा कि अमेरिका से बातचीत जारी है, लेकिन इन मुद्दों पर कोई समझौता संभव नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि नेगोशिएशंस अभी भी जारी है, लेकिन हमारी जो रेड लाइंस है वो स्पष्ट है, वो क्लियर है, हम उससे इधर नहीं आने वाले और रेड लाइंस का समझौता रेड लाइन तक ही होगा। वहीं दोस्तों ट्रम्प भी बड़ा ऐलान कर चुके हैं, फार्मा के बाद अब इस सेक्टर पर लगाएंगे टैरिफ। क्या भारत पर भी होगा इसका असर, बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का नया प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 50 दिनों में जांच पूरी होगी और उसके बाद यह तय होगा कि अन्य देशों से अमेरिका में आने वाले फर्नीचर पर कितना शुल्क लगाया जाए। ट्रम्प का मानना है कि यह कदम अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूती देगा और उत्पादन को देश के अंदर लेकर आएगा। ट्रम्प ने अपने बयान में खास तौर पर नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और मिशिगन जैसे राज्यों का जिक्र किया। ये राज्य सभी फर्नीचर उद्योग के बड़े केंद्र थे, लेकिन सस्ते श्रम और कम उत्पाद लागत के कारण अधिकतर कंपनियां अपना काम विदेशों में ले गई। ट्रम्प का कहना है कि नए टैरिफ से कंपनियां फिर से अमेरिका में उत्पादन करने पर मजबूर होंगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रम्प के इस ऐलान से भारत पर असर होगा। तो आपको बता दें, फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार पहले से ही अन्य उत्पादों पर भी टैरिफ लगाने पर विचार कर रही है। इनमें कॉपर, सेमीकंडक्टर और दवाएं यानी फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। इस रणनीति का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, विदेशी निर्भरता को कम करना और अमेरिका में उद्योग और रोजगार को फिर से मजबूत करना है। आपको बता दें कि ट्रम्प के इस ऐलान का असर भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत भी अमेरिका में बड़ी मात्रा में फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है, यानी कि इसका असर दोस्तों भारत पर भी पड़ने वाला है। तो वहीं बता दें, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने राष्ट्रपति ट्रम्प की नीतियों की आलोचना की। उनका कहना है कि ट्रम्प के तौर तरीके भारत और दूसरे सहयोगियों को अमेरिका से दूर कर रहे हैं। खास तौर से ट्रम्प और नरेंद्र मोदी के बीच खींचतान को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कैरी से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत के लिए ट्रम्प प्रशासन के सख्त रुख पर नाराजगी जताई थी, जिन पर FBI का छापा पड़वा दिया दोस्तों ट्रम्प ने, यानी कि अपने आलोचकों को भी छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं ट्रम्प। तो वहीं बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल
निकलकर सामने आ रही है। 13 साल बाद ढाका में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार पहुंचे, कर सकते हैं बहुत बड़ा ऐलान, भारत की बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों बता दें, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार शनिवार को 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। ये बीते 13 वर्षों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बांग्लादेश की पहली राजकीय यात्रा है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के गिरने और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद इस्लामाबाद और ढाका के संबंध सुधरे हैं। इसी के तहत बांग्लादेश सरकार के निमंत्रण पर 23 से 24 अगस्त की यात्रा पर डार ढाका पहुंचे हैं। इशाक डार की ढाका में बांग्लादेश के दूसरे बड़े नेताओं के अलावा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। पाक विदेश मंत्रालय का कहना है कि इशाक डार और मोहम्मद यूनुस की चर्चा में आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम शामिल होंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये नजदीकी भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इशाक डार की यह यात्रा पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री 13 वर्षों के अंतराल के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहा है। इशाक डार से पहले पाकिस्तान की विदेश मंत्री के तौर पर हिना रब्बानी खार ने 2012 में ढाका का दौरा किया था। इशाक डार की यात्रा पाकिस्तानी वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान के ढाका के आधिकारिक दौरे के तुरंत बाद हो रही है। दोनों तरफ के नेताओं के अलावा सैन्य अफसरों ने बीते कुछ महीनों में लगातार एक दूसरे के देशों का दौरा किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लोग भी ढाका में बीते कुछ समय में कई चक्कर लगा चुके हैं। ऐसे में भारत को क्या क्या चिंताएं हो सकती है, आपको बता दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने व्यापार, सीधी उड़ाने और वीजा छूट जैसे कई फैसले लिए हैं। हालांकि ये भारत की चिंता नहीं है। भारत की चिंता बांग्लादेश में पाक सेना और ISI की दखल है। पाकिस्तानी सेना और ISI पूर्व में भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को अस्थिर करने की साजिश कर चुकी है। शेख हसीना सरकार में पाक एजेंसियों का बांग्लादेश में दखल काफी कम हो चुका था। मोहम्मद यूनुस सत्ता संभालने के बाद कट्टरपंथियों को खुली छूट और पाकिस्तानियों को अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत देते दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लिए सुरक्षा के स्तर पर परेशानी खड़ी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, एक तरफ जहां पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार पहुंचे बांग्लादेश, तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ की सबसे बड़ी खबर भारत में। तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर। BSF ने धर दबोचा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारतीय इलाके में घुसपैठ की बहुत बड़ी कोशिश कर रहे बांग्लादेश पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल ने शाम 6 से 7 बजे के बीच हकीमपुर सीमा चौकी के पास बांग्लादेशी अधिकारी को रोका। अधिकारी को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच हकीमपुर सीमा चौकी के पास रोका गया और बाद में पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा पहले ही काफी गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की TMC सरकार पर विपक्ष के भाजपा नेता आरोप लगाते रहते हैं। जून महीने में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक BSF ने खुलासा किया था कि उसने पिछले 3 वर्षों में भारत की पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर बांग्लादेश से 5000 से ज्यादा लोगों की घुसपैठ की कोशिशों को विफल कर दिया। वहीं आपको बता दें, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने जापान में करवाई अपनी बेइज्जती, पाकिस्तान की बेइज्जती। 27 सदस्यों का डेलीगेशन लेकर पहुंची। जापानी हुए हैरान, कह रहे हैं कि ऐसा कौन करता है भैया, इतने लोगों का डेलीगेशन लेकर कौन आता है अपने साथ। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज इस समय जापान के दौरे पर हैं। मरियम वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होने के लिए जापान में है। इस दौरान मरियम ने कई बातें कही हैं और जापान के अलग अलग शहरों में घूमकर जापानी अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। हालांकि मरियम की चर्चा इन बातों से एक अलग वजह से हो रही है। ये वजह उनके साथ जापान गया बड़ा प्रतिनिधिमंडल है, इसके चलते उनका मजाक उड़ रहा है। मरियम नवाज जापान में 27 सदस्यीय दल के साथ जापान पहुंची हैं। जापान के अफसर मरियम नवाज के साथ आए दल के आकार को देखकर हैरान रह गए। सूत्रों का कहना है कि जापानियों को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने हैरान कर दिया। दरअसल आमतौर पर इतने बड़े डेलीगेशन इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं देखे जाते। चलो, कोई बहुत बड़ा फैसला करना है, कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, कोई बहुत बड़ा समझौता होना है, तब समझ में आता है कि आप इतने बड़े डेलीगेशन को लेकर जा रहे हो। उसमें भी 15 से 20 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप तो इस एक्सपो के लिए 27 लोगों को इस डेलीगेशन में जोड़कर लेकर गए हो। दोस्तों, जापान के अफसर पूरे तरीके से हैरान हो चुके हैं। और वहीं सोशल मीडिया पर जब यह खबर वायरल हुई दोस्तों, तो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि भूखे प्यासे की तरह मंत्री जापान में पहुंच गए खाना लपेटने के लिए। बहुत से कहने लगे कि पाकिस्तानी अफसरों को पाकिस्तान ही पसंद नहीं है, तो खाली टाइम में बैठकर बोले चलो जापानी घूम कर आते हैं। यानी हर तरीके से दोस्तों सोशल मीडिया पर इनका मजाक बनाया जा रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां
भारत की समुद्र में बढ़ेगी और भी ताकत, जर्मनी के साथ मिलकर इतनी पनडुब्बियां बनाने की तैयारी। दोस्तों मिली हरी झंडी, बता दें 6 महीने से अटके हुए एक बड़े रक्षा सौदे को लेकर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड यानी MDL को जर्मनी के सहयोग से भारत में ही 6 पनडुब्बियां बनाने के लिए बातचीत शुरू करने की अनुमति दे दी है। ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, इसके तहत इसका बातचीत होना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत की नौसेना को और भी शक्तिशाली बनाना है। सरकार का ये फैसला देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्रालय ने जनवरी में ही मझगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड को चुना था। मझगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड जर्मनी की थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ मिलकर ये पनडुब्बियां बनाएगा। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP सिस्टम लगा होगा। ये सिस्टम पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करता है। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर नाटो प्रमुख संघ बैठक में बोले जेलेंस्की पुतिन से मुलाकात में बाधा डाल रहा है रशिया। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात को रोकने के लिए रूस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कीव में नाटो महासचिव मार्क रट्टे के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जेलेंस्की ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बैठक को रोकने की जिम्मेदारी रशिया की है, जबकि यूक्रेन नेताओं से मिलने से नहीं डरता। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ यूक्रेन के लिए अन्य देशों द्वारा सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह गारंटी नाटो के अनुच्छेद 5 के समान होनी चाहिए, जो एक सदस्य पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला मानता है। जेलेंस्की ने कहा कि यह एक बड़ी पहल की शुरुआत है और यह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भागीदारों द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता और यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता शामिल है। वहीं दोस्तों ट्रंप भी मान चुके हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कह दिया कि यह तेल और सिरके की तरह है और हार मानते हुए ट्रंप ने चेतावनी भी दे दी कि अगर रूस युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर रूस से दोस्ती निभाते पहली बार रोया उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन। घुटनों पर बैठकर आंसू बहाया और किया सल्यूट। बता दें दुनिया में कई बार कुछ लोगों के बीच दोस्ती ऐसी होती है जिसकी मिसाल दी जाती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की दोस्ती भी कुछ ऐसी है। दोस्तों इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के लिए दोस्ती निभाने के चक्कर में पहली बार किम जोंग उनको घुटनों पर बैठकर आंसू बहाना पड़ गया। आमतौर पर किम जोंग को रोते हुए शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो, लेकिन इस बार वो एक वीडियो में अपने आंसू बहाते दिखाई दे रहे हैं। आंसू रुकते नहीं दिख रहे, वो और फूल कर रो रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह को आखिर क्या हुआ। दरअसल किम जोंग उन उस वक्त बेहद भावुक हो गए जब वो रशिया के लिए जंग लड़ते वक्त यूक्रेन में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस दौरान किम जोंग को अपने आंसू छलकाते देखा गया। एक वीडियो में वो घुटनों पर बैठकर शहीदों की फोटो पर तमगा लगा रहे हैं और इस दौरान भी रो पड़ रहे हैं। एक अन्य दृश्य में वो एक शहीद सैनिक की छोटी बच्ची को बैठकर माथा चूमते हैं और भावुक हो जाते हैं। इस दौरान अन्य सभी मौजूद लोग भी रोने लगते हैं। लोगों को कार्यक्रम में अपने आंसू पोंछते देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए किम जोंग उन ने अपने दोस्त पुतिन की मदद में हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों को भेजा था। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए इनमें से सैकड़ों सैनिक मारे गए, जिनका शव बाद में रूसी विमानों के जरिए उत्तर कोरिया भेज दिया गया। ये दृश्य देख किम जोंग उन भावुक हो गए। किम जोंग उन ने कुजर्ग क्षेत्र में हुए सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सैनिकों को उनकी वीरता और महान निस्वार्थता को सराहते हुए सम्मानित भी किया। अगली खबर की बात करते हैं, जहां इधर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा प्रहार। चीन के 2 ऑयल टर्मिनल किए ब्लैक लिस्ट, ग्रीक शिपिंग नेटवर्क पर लगाया बैन। दोस्तों अमेरिका ने ईरान के अवैध तेल व्यापार पर एक और सख्त कदम उठाया है। वॉशिंगटन ने चीन के 2 ऑयल टर्मिनल ऑपरेटरों और ग्रीक नागरिक एंटोनियोज मार्गारिटिस के शिपिंग नेटवर्क को प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नेटवर्क ईरान को अवैध राजस्व उपलब्ध कराते हैं, जिससे उसके हथियार कार्यक्रम और आतंकी गतिविधियों को फंडिंग मिलती है। वहीं आपको बता दें चीन को तगड़ा झटका देने की तैयारी में पाकिस्तान। रेलवे को फंडिंग में बीजिंग की जगह लेगा एशियाई बैंक। क्या रिश्तों में आएगी दरार। बता दे वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान रेलवे को एशियाई विकास बैंक यानी ADB का सहारा मिला है। ADB चीन की जगह पाकिस्तान की जर्जर रेलवे प्रणाली के एक हिस्से को अपग्रेड करने के लिए फंड देगा। चीन से फंडिंग में देरी के चलते रणनीतिक खनन परियोजना पर दबाव पड़ने के बाद एशियाई विकास बैंक ने चीन की जगह ले ली। इसने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान बेहद करीबी सहयोगी हैं, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका का संबंध बढ़ता नजर आया है और चीन के साथ पाकिस्तान कटता दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन अब इस खबर ने और चीन
चीन को भी चौंका कर रख दिया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह योजना कूटनीतिक रूप से पेचीदा है, क्योंकि चीन से पाकिस्तान का रिश्ता बेहद करीब का है। वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ये रिश्ता खतरे में पड़े। पाकिस्तान दोस्तों हर तरीके से रिश्ता चीन के साथ भी बचाना चाहता है और अमेरिका से भी रिश्ता बनाने में पीछे नहीं हटना चाहता। अब बात है चीन की, चीन इसको किस नजरिए से देखता है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भागलपुर में बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की 2 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज, गृह मंत्रालय की जांच से मच गया हड़कंप। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर से एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। गृह मंत्रालय की ओर से की गई जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के नाम भागलपुर की मतदाता सूची में दर्ज हो गए थे और उन्हें वोटर ID कार्ड भी जारी कर दिए गए थे। इस गंभीर गड़बड़ी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे विदेशियों की सूची तैयार करके जांच शुरू कर दी थी। इसी जांच के दौरान भागलपुर जिले में 3 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की पुष्टि हुई है। इनमें 2 महिलाएं इमरान खान उर्फ इमराना खातून फिरदौसिया खानम का नाम सामने आया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक दोनों महिलाएं भागलपुर के इशाक चक थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 टैंक लेन में रह रही थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि उनकी नागरिकता कभी भारत में परिवर्तित नहीं हुई थी। बावजूद इसके इनके नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए। दोस्तों इस खबर ने वाकई में हड़कंप मचाकर रख दिया कि इन पाकिस्तानियों को मतदाता सूची में कैसे जोड़ा गया और कैसे इनका पहचान पत्र बनाया गया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़े करता है कि क्या ऐसे और भी हैं भारत में, अब उनका पता कैसे चले, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा लोग बार बार वोटिंग से थक जाते हैं, बेहतर होगा एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो। जी हां, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोग बार बार वोटिंग से थक जाते हैं। उनका मानना है कि इससे चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, शासन बेहतर होगा और खर्च भी कम होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो। इससे बार बार चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी, खर्चा कम होगा और कामकाज में रुकावट भी नहीं आएगी। गोयल ने यह बातें नई दिल्ली में उद्यमियों और व्यापारियों के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने वोटर लिस्ट में गलत लोगों के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग के काम की भी तारीफ की। विपक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव और वोटर लिस्ट के काम को लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है। दोस्तों हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव वाकई में लागू होना चाहिए? देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।